Hello friends, I am Abhishek and I am here with my new video on motion topic. So till now in our discussions we have already discussed about distance, displacement, speed, velocity and acceleration. तो फर्दर आप मूव करने से पहले देर आर इक्वेशंस ऑफ मोशन और आपके जितने भी अदर टर्म्स हैं उससे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स as well as in mathematics, so it will be advantageous for you in mathematics also and in physics also. In mathematics you have a chapter coordinate geometry in your class 10th I think, so it will also help you in your coordinate geometry, but today I will discuss mostly about motion chapter और उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं आप मैं उसके बारे में पहले डिस्कस करूँगा. So if you haven't watched my video till now, so kindly go through that videos because without that you will not understand these things. So मैं start करता हूँ आज का lecture and it is very important. So please be very concentrated here और आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है because it is a mathematics. So mathematical चीज़ें हैं और उसको आपको समझने के लिए थोड़ा concentration ज़्यादा चाहिए. So we will start today. So today we are going to discuss about the graphical representation of the motion of any object. या सिंपली आप समझो कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन. सो आई विल मेक यू थिंग्स वेरी इजी. तो आप ग्राफ में पढ़ने के लिए सबसे पहले थिंग्स क्या है, मीन्स वन थिंग इज कोऑर्डिनेट. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. इसका मत व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मीन्स सपोज आई लिव इन बेंगलोर, आप कहीं और रहते हैं तो आपका एक लोकेशन है. जब आप अपने लोकेशन को, आपका घर कहाँ है वो आप देखोगे तो देर विल बी अ लेटीट्यूड, देर इज़ अ लॉन्गिट्यूड. तो आपके घर का अपना एक लोकेशन होता है जो कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप रिप्रेजेंट करते हो. सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपना एक लोकेशन होगा, उसका एक अपना एक पोजीशन होगा, उसका एक अपना प्लेस होगा जहाँ पर कि वो ऑब्जेक्ट है. तो डैट प्लेस इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ऑफ डैट पॉइंट. सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, जो उसका लोकेशन क्या, वो किस एरिया में प्रेजेंट है, वो किस पॉइंट पर प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो जिसके थ्रू दिखाते हैं डैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ डैट पॉइंट. सपोज हमारे एक घर का एक कोऑर्डिनेट है डैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. सिमिलर वे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है डैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होता है, उसका एक, उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है सिमिलर टू लेटीट्यूड्स और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है सिमिलर टू लॉन्गिट्यूड्स. तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डैट इज नॉन एज एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है डैट इज नॉन एज ऑर्डिनेट. इन दोनों को जो आप मिला दोगे तो डैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट. उसका एक अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, कलेक्टिवली नॉन एज कोऑर्डिनेट. समझ में आ रहा है? आई विल टेल यू बाय एन एग्जाम्पल. मेरे पास सपोज एक ये बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर क्या है कि सपोज ये एक एरिया है आपके, सपोज एक मोहल्ला है आपका, इस मोहल्ले में अलग अलग मैंने बॉक्स बना रखे, सबका अपना अपना एक घर है. सपोज दिस इज ए को मान ले अभिषेक, ये मेरा एक घर है. बी फॉर विपुल, एक विपुल नाम का कोई लड़का है उसका एक घर है. सी फॉर समथिंग, उसका एक घर है. अब क्या होगा, सब अपने अपने घर में रहते हैं. तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि वेयर यू लिव, मीन्स ए का लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन को जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ऑफ ए. क्लियर? अब क्या होता है कि आपने शायद रो और कॉलम के बारे में मालूम नहीं, पता नहीं. अब क्या है, इस पूरे बॉक्स का एक हॉरिजेंटली इसको डिवाइड मैंने किया है. 1 2 3 पार्ट यू कैन सी हियर, 1 2 एंड 3. ये तीन पार्ट्स हॉरिजेंटल डिवाइड हुआ है और 1 2 3 4 5 6 सिक्स पोर्शन जो है आपका वर्टिकली डिवाइड हुआ है. तो ये जो हॉरिजेंटल पोर्शंस होता है इसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल डिवीजन होता है उसको बोलते हैं कॉलम. क्लियर? हॉरिजेंटल पोर्शन को बोलते हैं रो और वर्टिकल पोर्शंस को बोलते हैं कॉलम. तो सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, मतलब मेरा घर अगर मुझे बताना हुआ, इस घर को बताने के लिए आप किसकी हेल्प से बताओगे कि आपका कौन से रो में आता है, कौन से कॉलम में आता है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उसके लोकेशन को बताएगा. जैसे कि आप किसी भी एरिया का जीपीएस बताने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हो, तो यहाँ पर कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, तो यू कैन सी ए किधर प्लेस्ड है, फर्स्ट सेकेंड. ए जो प्रेजेंट है वो सेकेंड रो में प्रेजेंट है. और कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4.
तो फोर्थ इसका कॉलम है। तो जो ए का लोकेशन हुआ वो 2,4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस पोर्शंस में रहता हूँ, किस वाले पोजीशन में रहता हूँ। तो दिस इज द लोकेशन, दिस इज द पोजीशन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर है? उसका रो और कॉलम का जो इंफॉर्मेशन हमने आपको फीड किया, दैट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए। अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बी, थिंक बी जो है कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो 1 2 3 थर्ड रो में आएगा और सेकेंड कॉलम में आएगा। तो बी के लोकेशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? 3,2, बिकॉज इट इज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। क्लियर है? अगर सी के लोकेशन को बोला जाए तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो सी का लोकेशन हो गया 1,3। इसमें जो रो का रिप्रेजेंटेशन है वो पहले हम लोग करेंगे और कॉलम को सेकेंड में दिखाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को दिखाने के लिए हम रो और कॉलम का यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ ए, ऑफ बी, ऑफ सी। इट इज क्लियर। अब इसी चीज को नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट बाय ए ग्राफ। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एज आई ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड आई थिंक इन सेकेंड लेक्चर कि वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, वन इज एक्स एक्सिस, वन इज वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजेंटल जैसा इसमें रो है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है वो क्या है? वाई एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर ए जैसे प्लेस्ड है जिस लोकेशन पर, सिमिलरली यहाँ पर 3 पॉइंट देखिए, ए है, बी है और सी है। ये तीनों पोजीशन से ऑब्जेक्ट के, तो अगर आपको ए का लोकेशन देना हुआ तो आप रो और कॉलम से इजीली दे सकते थे वहां पर। सिमिलरली आपको क्या देखना पड़ेगा कि इस वाले ए के पोजीशन जो है उसके लिए आप किससे आप रिप्रेजेंट करेगा? वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, वन इज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तो अगर आपको ए पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, सो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। इट्स अ कन्वेंशन। तो अगर इसको आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना हुआ तो आपको क्या याद रखना है? रिवर्स याद रखना है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट अगर बताना हुआ तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्लियर है? दिस इज एक्स एक्चुअली। तो अगर आपको किसी भी ए ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट बताना हुआ तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप ये देखो ए पोजीशंस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप देख रहे हो कि दिस डिस्टेंस इज सिमिलर टू 2, means this position is 2, this because down you can see that this is the distance of a from from y axis। इस जीरो से अगर आप इस लोकेशन को परपेंडिकुलर देखोगे तो वो कितना है? 2 है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। अगर इसके डिस्टेंस को फ्रॉम एक्स एक्सिस से देखा जाए, दिस एक्सिस से, तो वो कितना है? 4। ये आप देख सकते हो, दिस इज पैरेलल। तो जितना ये डिस्टेंस उतना ये भी डिस्टेंस आएगा। आई थिंक दैट इट्स क्लियर। तो ये ए लोकेशन जो आपको आ गया वो कितना आ गया? 2,4। तो 2 इज द एक्स कोऑर्डिनेट, 4 इज द वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर बी पोजीशंस को दिखाना हुआ तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो आपको दिखाएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 3। और वाई कोऑर्डिनेट दिखाना हुआ तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये कितना है? 2। यू कैन सी हियर 2। तो 3,2 इज द डिस्टेंस, इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्लियर है? किसी भी जैसे ए बी सी आपने रो और कॉलम से दिखाया, वैसे ही एक्स वाई सिस्टम में आप उसको उसके एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आप देख सकते हो। तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन आ जाएगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आई थिंक इट्स क्लियर। आप अलग से भी इसको रफ में बना के आप देख सकते हो, उसके लोकेशन को, पोजीशन को इजीली बता सकते हो। सो आपको पता चल गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी लोकेशन में कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, उसका आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो। बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देख लो, वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख लो। वो जितना जितना डिस्टेंस आएगा, जितना लेंथ आएगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सो वी विल मूव फर्दर।
तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको पॉइंट मालूम चल गया है कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है। अब नेक्स्ट टर्म एक डिफाइन होता है स्लोप। नेक्स्ट टर्म डिफाइन होता है स्लोप। अब क्या करो, सपोज मेरे पास एक ए पॉइंट ऑलरेडी है जिसका कि कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका बताओगे आप लोग। कोऑर्डिनेट्स कितना है ए पोजीशन का। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है 2, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है 4। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4। व्हाट वी विल डू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक रेफरेंस पॉइंट पर। तो हम लोग इसमें जो रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या लेंगे, ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ऑरिजिन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। तो ऑरिजिन का जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऑरिजिन का 0,0, क्योंकि ये ना तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस भी 0 है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस भी 0 है। तो आप जब इस ओरिजिन को किसी भी पॉइंट के पोजीशन से मिलाओगे तो वो एक क्या देगा, इसका एक कर्व आएगा। ये कैसा कर्व, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है ये कर्व क्या होगा कि आपने क्या किया, किसी भी एक्स वाई एक्सिस में उसके ओरिजिन पॉइंट से आप उस पॉइंट के ऑब्जेक्ट के लोकेशन को आपने क्या किया, मिला दिया, आपने उसको ड्रॉ कर दिया। तो एक उसका एक क्या देगा, एक लाइन आपको ड्रॉ होगा। ये लाइन जो है उस पोजीशन तक जा करके एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यू कैन सी इट, एक कर्व बना और वो कर्व जो है एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। इस ट्रायंगल का एक 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। किसके किसके बीच बन रहा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमने ओरिजिन से को क्या किया, आपने उसको ड्रॉ किया, मिलाया। ड्रॉ करने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो एक क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर में एक क्या डिफाइन होता है, स्लोप। स्लोप ऑफ दैट लाइन, इट मीन्स लाइन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो है। तो इसका स्लोप जो देता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो अलग अलग आइडेंटिटीज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, सिंपली आप समझिए टेंजेंट, दैट इज टेन थीटा। व्हाट इज दिस थीटा, theta is the angle of that curve with respect to x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा जो एंगल होगा वो स्लोप जो आपने लाइन ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज पता है ना, जो घड़ी का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज, उसके रिवर्स में जो जितना भी वो उसके बीच का एंगल बनेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें थीटा। ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री। अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन हुआ तो 90 डिग्री, अगर ये पूरा हॉरिजॉन्टल हुआ तो 0 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में ये आपको एंगल आता रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये स्लोप जो होगा उसको टेंजेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। वो कैसे डिफाइंड होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब ये क्या चीज़ है कि अब ये एक सपोज एक लाइन स्ट्रेट लाइन एक कर्व जैसा बनाया है, वो थीटा एंगल हो गया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में व्हाट विल बी द टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक राइट ट्रायंगल है, सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एक राइट एंगल, जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल राइट 90 डिग्री, सो दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें एक थीटा हमने एंगल बनाया है दोनों लाइन के बीच का। थीटा मीन सिंपली द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। अगर इसका मुझे देखना हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को क्या बोलते हैं, सो ऑलरेडी यू नो दैट if a right angle triangle is there, so the sides opposite to the 90 degree is known as hypotenuse. What is the sides opposite to the 90 degree angle is known as hypotenuse, or the remaining two sides are perpendicular and base. There are three sides of a triangle. So in right angle triangle the angle, one of the angle will be 90 degree, and there with the opposites, the sides just opposite to this 90 degree is known as hypotenuse, and the remaining two sides are perpendicular and base. So what will be the perpendicular, what will be the base, depending upon this theta, means the angle which you are considering, the sides opposite to that of angle, the angle which you are considering, जो थीटा आपने कंसिडर किया है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को बोल देंगे परपेंडिकुलर, देन रिमेनिंग वन विल बी द बेस. What will be the hypotenuse? The sides opposite to 90 degree. What will be the perpendicular?
the angle which you are considering, the opposite side of that angle is known as perpendicular, and remaining one side will be the base, because there are only three sides. One will be perpendicular, one will be base, and one will be hypotenuse. So all the three are clear, I think. So now we will come to here. We have defined a slope. What is slope of a line? This slope of a line is the line joining curve. What means the slope will be the tangent of the line. What is that line? The line is the curve joining origin to coordinate or the position of an object is known as slope of the line, that is tangent. वो कैसे डिफाइंड होता है? That is perpendicular upon base. So if you consider this right angle triangle, so first you have to tell you have what is the coordinate of that position, और उसके बाद उसका slope बताना है. slope कैसे बताओगे? टेंजेंट कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपका जो थीटा हमने कंसिडर्ड किया है, इसके अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ कितना हो गया है? लेंथ विल बी 4. सो दिस परपेंडिक इज 4. और जो उसका बेस है वो कितना है? 2. सिमिलरली इट्स वेरी सिंपल यार. इफ यू विल डिसाइड व्हाट इज कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में जो वाई कोऑर्डिनेट है सिंपली दैट इज द परपेंडिकुलर. क्योंकि वो मतलब वाई कोऑर्डिनेट मीन्स उसका कितना लेंथ है फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 2 है. जब इसको आप क्रॉस करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2. तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी है? 2. व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज नथिंग बट द स्लोप. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 2. क्लियर? स्लोप ऑफ ए लाइन is known as tangent of that line. How tangent is decided? Perpendicular divided by base. So in a right angle triangle, what is perpendicular? The sides just opposite to the consideration of that angle. Whatever angles you are considering, so the sides opposite to that considered angle will be the perpendicular. What is hypotenuse? Hypotenuse is the sides opposite to 90 degree, and remaining side will be the base. So in a graphical representation of an motion of an object, 3 things you have need to remember. The first is what is coordinate. So to say the coordinate of any object, so what is the location? Simply location, how you will tell? This is simply the x coordinate and y coordinate. X coordinate will be the distance from y axis, y coordinate will be distance from x axis. So you can see what is the length of the line, that point from y axis, that will be x coordinate. What is the length of this from x axis? That is the ordinate. So this is the coordinate of that point. After getting the coordinates, we can draw that points with the origin. So that will give you a curve. So that curve will make a perpendicular with x axis, and this will make a triangular. It can be a rectangular, it can be a trapezoidal. So we will discuss these all things in later on. So suppose this is a triangle. In triangle we know that there will be a 90 degree angles. The side opposite to 90 degree is hypotenuse. The side opposite to the considered angle is perpendicular, and remaining one is base. So आपको, if you have to, what is the slope? If anybody asks you, that is the tangent. How tangent will decide it? Perpendicular upon base. So in a right angle triangle, perpendicular you know, so you can see that what is the length of this perpendicular divided by what is the base. So if you will get this point, so that will give you a slope, that is perpendicular upon base. It's clear? Now we will implement these things in our chapter. So we will discuss about slope, and I think that you should watch this video 2 to 3 times, so that it will capture in your mind, so that we will discuss these things later on. I think that it should be clear to you first. So only slope of this line we will consider today. Tomorrow we will discuss more, because I think that you should first watch this again and again, so that you will get a clear concept. So मैंने आपको एक बार बोला, आप उसको 3-4 बार देखो. 3-4 बार जब देखोगे तो that will come in your mind easily. तो स्लोप ऑफ द लाइन, सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम है, जैसा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था, तो हमने वाई कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया. सेम थिंग इज हियर. दिस इज अ बी पॉइंट्स. आपका जो लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज 2. व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज 3. तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2,3. अब इस बी पोजीशन को हमने ओरिजिन से मिला दिया, वो उसका क्या दे दिया? एक स्लोप आ गया, स्ट्रेट लाइन स्लोप. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा हमने कंसीडर्ड किया. सेम सिमिलर थिंग इज देयर. सो इन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो अगर हमने थीटा कंसीडर किया, उसके अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर होगा,
और बेस और ये जो 90 डिग्री एंगल बना है इसके अपोजिट हाइपोटेनस होगा, सो हाइपोटेनस को कंसीडर नहीं करना है मुझे। तो सिंपली अगर आपको स्लोप पूछा जाए इस लाइन का, दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कितना 1.5, तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना है 1.5। सिमिलर तो स्लोप इसमें आप किसको बोलोगे, क्योंकि वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को आप क्या बोलते हो, स्पीड। इसका मतलब डिस्टेंस इन द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, slope of the line will give you the speed because slope is tan theta, so tan theta is 1.5, so speed का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम सेकेंड में मेजर करते हो, तो डिस्टेंस बाय टाइम विल बी स्पीड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, speed of the object is nothing but the slope of that line, slope of the line is 1.5, so what is the speed of that object b, that is 1.5 meter per second। क्लियर, वेरी क्लियर आई थिंक। और यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हुआ तो वो स्पीड को इधर भेजोगे तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये इसके बारे में आई विल डिस्कस यू लेटर ऑन, सो आई थिंक दैट इट्स वेरी क्लियर, आई विल रिवाइज यू वंस। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, what is the slope is nothing but the tangent. How you will determine the tangent, that is perpendicular upon base, so perpendicular length you have to see, what is the length of base you have to see, we have to divide it both, so whatever the values you will get, that is the slope is basically tan theta, and in any distance upon time is known as speed. So in a distance time graph, if anywhere you see a distance is in on y axis, time is on x axis, so if slope, if you will determine, that will give you the speed, so you can say what is the speed of that object through graphically also. So numerically what you do, the distance traveled divided by time taken. Similarly here what you will see, the distance divided by time taken, so distance is simply the y coordinate and time is simply the x coordinates, because this is the things that x or y coordinate, that's why I have told you first those things, so that you will consider team. In distance time graph, slope is a speed is simply tan theta, tan theta is perpendicular upon base. I think that's for over today. We will stop here. You please watch this video again and again. If you like this, please like and subscribe. We will discuss those things later on. I think it's more than sufficient. I again requesting you to watch this video again and again, please, so that we will discuss more things tomorrow. Thanks a lot, and please motivate me.